ये सैमसंग से स्कैमसंग क्यों बनता जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर ये बताया कि इस फोन के अंदर 10 बिट डिस्प्ले है जबकि है 8 बिट। फिर कई क्रिएटर्स ने अपने वीडियो में बोला था कि इसके अंदर UFS 4.1 स्टोरेज है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में जो स्पीड आ रही है वो UFS 4.0 जितनी है। और अभी ऑफिशियली ये क्लियर भी हो गया है कि S26 Ultra के अंदर UFS 4.0 स्टोरेज ही है। तो सैमसंग ने यहाँ अपने फायदे के लिए क्रिएटर्स की क्रेडिबिलिटी भी खराब करी और लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई है। लेकिन मेरे पास ये S26 Ultra का इंडियन रिटेल यूनिट आ चुका है और आज हम इसके बारे में सारी चीजें सही जानेंगे। शुरू करते हैं विद द प्राइवेसी टैक्स। देखो, प्राइवेसी डिस्प्ले सच में एक इनोवेशन है और मुझे पक्का पता है कि आपने इसके बारे में अच्छी सारी बातें सुन ली होंगी। तो चलो मैं आपको इसकी वजह से होने वाली जो डिस्प्ले के अंदर कमियां हैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला एंड बट ऑब्वियस है ब्राइटनेस का ड्रॉप होना। इंडोर में इसे ऑन करने पर ब्राइटनेस उतनी ज्यादा ड्रॉप नहीं होती, लेकिन आउटडोर में जब फोन की ब्राइटनेस ज्यादा होती है तो प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने पर ब्राइटनेस के अंदर ड्रॉप भी ज्यादा नोटिस होता है। लेकिन इंडोर में फिर मुझे दूसरी प्रॉब्लम दिखी। आई डोंट नो ये मेरी यूनिट की दिक्कत है या सबके साथ ऐसा है, लेकिन इंडोर में S24 Ultra की डिस्प्ले मुझे S26 Ultra से ज्यादा ब्राइट दिखी। अब शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि 24 ज्यादा कूलर साइड में है और 26 ज्यादा वार्मर साइड में, बट आई डोंट नो, मुझे इंडोर में S24 Ultra ज्यादा ब्राइट दिखता है, आउटडोर में S26 Ultra थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। दूसरा, प्राइवेसी डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी S26 Ultra का व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली जब एक्सट्रीम एंगल से देखो। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कंप्लेंट है कि प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते ही रेजोल्यूशन काफी कम हो जाता है। देखो, आई अग्री कि प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने पर आधे पिक्सल्स बंद हो जाते हैं और उससे रेजोल्यूशन पर फर्क पड़ना चाहिए, जो कि पड़ता भी होगा। लेकिन क्योंकि हमारे फोन्स का साइज छोटा है और उसमें ऑलरेडी इतने सारे पिक्सल्स हैं कि वो अंतर फील नहीं होता। और हाँ, इंटरनेट पर इन फोटोज को देखकर अपना ओपिनियन मत बनाओ, क्योंकि अगर आप अपना फोन चंपक चाचा जैसे नहीं चलाते तो आपको प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन होने से रेजोल्यूशन चेंज पर फर्क नहीं दिखेगा। इसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि इसके बेजल्स भी थोड़े मोटे हो गए पहले से, तो S25 Ultra और S26 Ultra के बेजल्स बिल्कुल सेम है। हाँ, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में जरूर अंतर आया है, लेकिन मुझे क्या, मैंने तो वैसे भी टेम्पर्ड लगा रखा है। इसके बाद कुछ लोगों का कंसर्न है कि प्राइवेसी डिस्प्ले की वजह से इसके स्क्रीन फ्लिकरिंग पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से जैसे 5-7 साल पहले OLED डिस्प्ले से लोगों के सर में दर्द हुआ करता था, वैसे अब इसके डिस्प्ले के साथ भी हो रहा है। अब देखो, अच्छी बात यह है कि मेरी आंखें इस फ्लिकरिंग वाले इशू के लिए सेंसिटिव हैं, तो अगर सर दर्द होना होगा तो मेरा भी होगा, बट अभी तक जितना मैंने यूज करा है मुझे ये फील नहीं हुआ। बट इसका कंक्लूसिव आंसर मैं आपको फुल रिव्यू में ही दे पाऊंगा। चलो, कॉम्प्रोमाइजेस हो गई, अब देखते हैं इसका प्राइवेसी डिस्प्ले काम कैसा करता है। देखो, ये 3 तरीके से काम करता है। पहला नॉर्मल, दूसरा मैक्स और तीसरा कंडीशंस फॉर टर्निंग ऑन। अब ये तीनों मोड रियल लाइफ में कैसे काम कर रहे हैं उसे इस एग्जांपल से समझ लो। नॉर्मल मोड ऑन करने पर प्राइवेसी मोड हर टाइम ऑन रहेगा। अब यहाँ पर जस्ट तुम्हारे साइड में अगर कोई बैठा है तो उसको ये दिख जाएगा कि तुम अपने फोन में क्या कर रहे हो। जैसे कोई वीडियो या फोटो देख रहे हो तो उसे दिख जाएगा। व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो तो उसको ये भी दिख जाएगा कि आप व्हाट्सएप पर कुछ कर रहे हो, लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि चैट पे बात क्या हो रही है। और उसके साइड में अगर कोई बंदा है तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन रात में जब रोशनी कम होती है उस टाइम पर आपके साइड वाले बंदे को सब कुछ दिखेगा, लेकिन उसके साइड वाले बंदे को ये दिखेगा कि आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, लेकिन उसको टेक्स्ट पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद मैक्स मोड में साइड वाले बंदे को भी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इस मोड को ऑन करने पर फोन का कॉन्ट्रास्ट बहुत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा इसको ऑन करके नहीं रख पाओगे। लास्ट में आता है हमारा कंडीशंस फॉर टर्निंग ऑन। इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले तब ऑन होगी जब उसके कंडीशंस मीट होंगे, और वो कंडीशंस आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने सेट कर रहा है कि नोटिफिकेशन पे ऑन होगा, और वो भी केवल नोटिफिकेशन वाला एरिया, और एप्स में मैंने व्हाट्सएप और बैंकिंग ऐप को सिलेक्ट कर रखा है। तो जब भी ऐप खुलेंगे प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा पहले नंबर वाला काम कर रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि हमें ऐसे नोटिफिकेशन को डल देखने की आदत नहीं है, तो सामने से भी जब हम देख रहे होते हैं तो नोटिफिकेशन हल्की सी डल दिखती है। बस इसका डाउन साइड ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और कोई नोटिफिकेशन आती है तो बस हम साइड एक ग्लैंस से देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको वो नहीं दिखेगा, आपको बस ब्लैक दिखेगा। आपको नोटिफिकेशन पढ़नी है तो फोन उठाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं प्राइवेसी डिस्प्ले आपको हमेशा ऑन करने की सलाह नहीं दूंगा, इसीलिए काम वाला फीचर भी केवल यही है। अब डिस्प्ले के बारे में बात हो ही रही है तो इनके 8 बिट और 10 बिट वाले बवाल के बारे में भी सुनते जाओ। जिनको नहीं पता, 8 बिट के अंदर कलर्स कम दिखते हैं, 10 बिट में ज्यादा दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 8 बिट में आपको सनसेट का सीन कुछ ऐसा दिखेगा, 10 बिट में ऐसा दिखेगा। लेकिन ये बात एक 50 इंच के टीवी के लिए सही है। इस 7 इंच की डिस्प्ले के अंदर ये बात बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो जब इस साइज में 8 बिट 10 बिट का कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, तो शोर किस बात का मच रहा था? शोर मच रहा था सैमसंग के झूठ का। उसने क्रिएटर्स के थ्रू दुनिया को ये झूठ बोला कि इसके अंदर एक 10 बिट पैनल है जबकि है 8 बिट।
अगर हमने अभी इसको क्रिटिसाइज नहीं करा तो आगे चलकर भी ये झूठ बोलकर अपना फोन प्रमोट कर सकते हैं। अगेन इस डिस्प्ले को ये कहा जा सकता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन द इंडस्ट्री। बस ये प्राइवेसी डिस्प्ले की वजह से जो कॉम्प्रोमाइजेस है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जैसे फोल्डिंग फोन के अंदर हम क्रीज को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस ड्रॉप और थोड़ा सा व्यूइंग एंगल के अंदर की कमी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो अब बुराई हो ही रही है तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 8.5 के साथ आया था और जैसा लोगों ने बताया था कि इसके अंदर आपको लिक्विड ग्लास जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, इसके विजुअल्स One UI 8 से थोड़े इंप्रूव्ड है। बट स्टिल इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं अपने 1.5 लाख रुपए के फोन से तो एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे इसमें ये एप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, पिक्सल के अंदर सिर्फ गूगल ऐप आते हैं, आईफोन के अंदर सिर्फ एप्पल के एप्स आते हैं, लेकिन इसके अंदर गूगल के भी एप्स आ रहे हैं, सैमसंग के भी एप्स आ रहे हैं और थर्ड पार्टी एप्स भी आ रहे हैं। दूसरा, इस ग्लोबल सर्च के अंदर मुझे ये गैलेक्सी स्टोर के रिकमेंडेशंस क्यों दिखाए जा रहे हैं? अरे ग्लोबल सर्च से याद आया, ये मेरा S24 अल्ट्रा है। यहाँ मैं स्वाइप अप करूंगा, मुझे किसी का नंबर चाहिए, मैं 2 वर्ड डालूंगा, वहां पर नंबर आ जाएगा। मुझे अपना टाइम खराब करना है, मैं स्टार्टिंग के 2 वर्ड डालूंगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा। सही है, सब बढ़िया। अब S26 अल्ट्रा में यही काम करने के 2 तरीके हैं, एक ऐसे स्वाइप अप करके और दूसरा है ये नया फाइंडर बटन। लेकिन ये दोनों ही अभी ढंग से काम नहीं कर रहे। मैं स्वाइप अप करके कोई ऐप ढूंढ रहा हूँ, मिल जा रहा है, लेकिन किसी का नंबर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। फाइंडर के अंदर मैं किसी का नंबर ढूंढ रहा हूँ, मिल जा रहा है, लेकिन कोई ऐप ढूंढ रहा हूँ तो नहीं मिल रहा। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करके सही तरीका बता दो, और मैं गलत नहीं हूँ तो सैमसंग से कह के इसे ठीक करा दो। बाकी इसके अलावा One UI के बारे में पता ही है, वो सबसे बेस्ट होता है। फोन बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्नैपी फील होता है, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं इसके AI को और भी ज्यादा रियल लाइफ में यूज करने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरे इवेंट में इन्होंने सिर्फ एक ही गाना गाया है, AI 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 AI। तो इसका AI रियल लाइफ में कितना काम का है कितना नहीं, वो मैं आपको फाइनल रिव्यू में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की, और मैं शुरू करूंगा एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज से जो शायद आपको किसी को चाहिए भी नहीं होगी। मुझे अपने फ्लैगशिप्स के अंदर थोड़े चौड़े बटन ज्यादा पसंद है। S24 अल्ट्रा का साइड राउंडेड था तो वहां पर मोटे बटन नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन अब जब आपने इसके साइड को कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है तो जैसे पिक्सल और आईफोन के बटन थोड़े मोटे हैं, इसके भी बटन अगर मोटे होते तो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आता। बाकी जितना मैं S26 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं उतना ही ज्यादा S24 अल्ट्रा के डिजाइन को अप्रिशिएट करता जा रहा हूं। मतलब जब भी मैं S24 अल्ट्रा उठा रहा हूं आई फील सैड, क्योंकि मुझे पता है कि इस फॉर्म फैक्टर के साथ अब आगे कोई भी फोन नहीं आने वाला। और उन सबको बधाई हो जिनको ये हाथ में चुभता था, क्योंकि आपकी वजह से ही ये चेंज किया गया है। और हाँ, इस नए कैमरा मॉड्यूल की वजह से ये फोन काफी ज्यादा वॉबल करता है। इसके अलावा फोन पहले से हल्का और पतला हुआ है और ये फील भी होता है। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो थोड़ा फ्लैगशिप फोन हो, प्राइसी फोन हो, उसका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा हो। बाकी ये S Pen भी अब पहले से पतला हो गया है। मुझे पहले लग रहा था काफी ज्यादा नाजुक हो चुका होगा, बट नहीं, अच्छा खासा ड्यूरेबल है। बाकी पर्सनली मुझे ये नया कैमरा आइलैंड भी पसंद आया है और इन पर्सन सारे कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं। अब हम सबको लगा था कि सैमसंग इसके अंदर मैगसेफ वाले मैग्नेट्स देगा, लेकिन इसमें ना देकर सैमसंग ने अपने केस के अंदर ये मैगसेफ वाले मैग्नेट्स दे रखे हैं, और ये दुनिया का सबसे घटिया केस है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सैमसंग इस केस को 5300 रुपए में कैसे बेच सकता है। 200 रुपए से ऊपर की चीज नहीं है ये। एप्पल के इस 2000 वाले कपड़े के बाद दुनिया का सबसे ओवर एक्सपेंसिव एक्सेसरी है ये। मैं फोन को केस से निकाल रहा था, हल्का सा मेरा नाखून लग गया तो देखो क्या हुआ। वो तो छोड़ो, पीछे के साइड में कोई माइक्रोफाइबर की लेयरिंग भी नहीं कर रखी। ये देखो, ये 600 रुपए का केस है। पहले इसकी क्वालिटी देखो, उसके बाद अंदर लगा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ देखो। अब ये तो बिल्कुल घटिया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। इवन द बेंचमार्क स्कोर्स आर वेरी गुड। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, स्विचिंग, नॉर्मल डे टू डे टास्क ये बहुत ही फास्ट करता है। बट हाँ, थोड़ा ये अभी थ्रॉटल कर रहा है, लेकिन ये हर साल की कहानी है। अभी 2-3 अपडेट्स के अंदर ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। हाँ, थ्रॉटलिंग बिल्कुल फिक्स नहीं होगी, लेकिन अभी जितनी हो रही है उससे काफी कम हो जाएगी। गेमिंग टेस्टिंग अभी मैंने करी नहीं है, उसके लिए आप फुल रिव्यू का वेट करो। रही बात हीटिंग की, तो सिर्फ ये नहीं, सारे ही फोन्स अपने स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में हीट करते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप चला रहे होगे, उसके अंदर भी ये नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हीट करेगा। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। अब ये 1 महीने के बाद भी अगर व्हाट्सएप चलाने पर जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा गर्म रहता है, तब थोड़ी कंसर्न की बात है। नेक्स्ट है इसकी बैटरी। मुझे लगता है सैमसंग को कहीं 5000 mAh बैटरी वाला गड़ा हुआ खजाना मिल गया था। पिछले 5 साल से वो लोग हर अल्ट्रा फोन के अंदर वही यूज कर रहे हैं। इसमें भी आपको वही 5000 mAh की बैटरी मिलती है। देखो, जैसे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है, वैसे ही बैटरी को भी ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है। और 5000 mAh के हिसाब से मैंने जितनी एक्सपेक्ट करी थी, ये अभी उससे ज्यादा बैटरी लाइफ दे रहा है। चार्जिंग स्पीड 45 वॉट से 60 वॉट हो चुकी है, और मैं अभी तक इसको एक बार ही 0 to 100 चार्ज कर पाया हूं। तो मेरे पास कोई एवरेज नंबर नहीं है। एक बार में इसने 1 घंटा 3 मिनट लिया था 0 to 100 होने में। अब बच जाती है बात इसके कैमरास की। यहाँ पर किसी भी कैमरा के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई नया सेंसर नहीं है। सिर्फ मेन कैमरा और 5x लेंस के अपर्चर को बढ़ा दिया गया है। एक चीज मुझे पर्सनली थोड़ी अच्छी लगी, स्किन टोन अब ये ज्यादा बेटर ले रहा है। बट हाँ, HDR के लिए
लिए अभी 1-2 अपडेट की जरूरत मुझे लग रही है। यहाँ पर ये जो शेडोज वाला पार्ट है ये कुछ ज्यादा ही डार्क है। इसके बाद कैमरा के अंदर एक नया 24 मेगापिक्सल का मोड आ चुका है, जैसे आईफोन के अंदर आता है। लेकिन जब आप पहली बार कैमरा खोलोगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको कैमरा सेटिंग में जाना है, वहां पहले कैमरा असिस्टेंट को डाउनलोड करो और फिर उसके अंदर जाकर एडवांस रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ 24 मेगापिक्सल वाले मोड को ऑन कर देना। फिर आपको यहाँ पर 24 मेगापिक्सल दिखने लगेगा। लेकिन आप एक बार कैमरा को बंद करोगे, दोबारा चालू करोगे तो बाय डिफॉल्ट वापस से 12 मेगापिक्सल पर आ जाएगा। तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इस चीज से कितने टाइम बाद इरिटेट हो जाता हूँ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल पे ही अपनी सारी फोटोज लेता हूँ। बाकी हाँ, वीडियो के ऊपर सैमसंग ने काफी काम करा है। इसका जो एवीपी मोड है वो सच में बहुत अच्छा काम करता है और उसका एक और प्लस पॉइंट है कि इन्होंने खुद से लट्स भी दे रखे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि लट लगाने के बाद उनका कलर दिखेगा कैसा। बाकी पहली बार जब आप सेल्फी लोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको नेचुरल टोन चाहिए या वार्मर टोन। अगर आप थोड़े गोरे हो तो नेचुरल टोन रखना, अगर थोड़े से सांवले हो तो वार्मर टोन रखना। बाकी आपकी श्रद्धा। बाकी इसके कैमरा के लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो प्लान कर रखी है, तो उसका वेट जरूर करना। इसके बाद स्पीकर्स और हैप्टिक्स दोनों इंप्रूव्ड हैं। बाकी नेटवर्क्स वगैरह की परफॉर्मेंस अभी तक तो सही है, बाकी और जब इसको लेके इधर उधर जाएंगे तो पता चलेगा। और बाकी जितने भी बेसिक्स हैं वो सब यहाँ पर सैमसंग ने सही करे हैं। तो प्राइवेसी डिस्प्ले और होराइजन लॉक जैसे फीचर को आप इतना ज्यादा प्रमोट होते हुए देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा रियल सिचुएशन में काम की नहीं है। बट अभी ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। आगे चलकर अगर ये सच में अच्छे से काम करती है तो मेरा ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। बाकी हाँ, ये प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ अगर कैमरा सेंसर्स भी चेंज हो जाते तब मैं इसको एक थोड़ा सा बेटर अपग्रेड मान सकता था। अभी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं अभी इतना ज्यादा दिल से रिकमेंड नहीं करूंगा इस फोन को। बाकी एआई ने मेरा मन बदल दिया तो वो बात अलग है।